मुखिया जी तो कह रहे थे कि वह नीलकंठ पक्षी फूलपुर के जंगल में है, लेकिन मुझे तो यहाँ पक्षी का कोई निशान भी नहीं दिख रहा। यह नाग तुम्हारे संकल्प को परखता है। सिर्फ सच बोलना, वरना यह जीवित हो जाएगा। हाँ नेहा, तुम्हारा मकसद सिर्फ माँ को बचाना है या फिर कुछ और? आप कौन हैं? मैं उस लोक का रक्षक हूँ जहाँ से यह जीवन फैलाया है। मायापुरी राज्य के पास फूलपुर नाम का एक गांव था, जो एक शांत नदी के किनारे बसा था। फूलपुर की हरियाली और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कमल नाम का एक मेहनती किसान, जो नदी के किनारे ही रहता था, अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी 10 साल की प्यारी बेटी नेहा दौड़ती हुई उसके पास आई। पिताजी, माँ ने आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां और दाल भेजी है, आपकी सबसे पसंदीदा। माँ ने कहा है कि आप जल्दी खा लें, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मेरी प्यारी नेहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं तो हमेशा आपका ख्याल रखूंगी पिताजी, लेकिन माँ आपसे भी ज्यादा ख्याल रखती है। ये स्वादिष्ट खाना माँ ने ही बनाया है ना। यह सुनकर कमल धीरे से मुस्कुराया और फिर से अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद नेहा घर लौट गई। उसकी माँ रीना ने पूछा, क्या तुमने पिताजी से कह दिया कि खाना जल्दी खा लें? हाँ माँ, मैंने उनसे कह दिया कि आप कह रही थीं कि खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए जल्दी खा लें। शाम को जब कमल घर लौटा तो उसका चेहरा उदास था। रीना उसे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पता नहीं क्यों शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आप रात भर खांसते भी रहते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप किसी अच्छे वैद्य को दिखाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो रीना। कल सुबह मैं मंगलपुर गांव के वैद्य सुरेश के पास जाऊंगा। अगले दिन कमल फूलपुर गांव के सबसे प्रसिद्ध वैद्य सुरेश के पास जांच कराने पहुंचा। कमल, तुम्हें पूरा आराम करना होगा, खेत का काम छोड़ दो। कमल हताश हो गया। लेकिन वैद्य जी, अगर मैं खेत में काम नहीं करूंगा तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? देखो, तुम्हारे शरीर में एक रहस्यमयी बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ खास जड़ी बूटियां दे रहा हूं, इन्हें रोज लेना। अगर भाग्य ने साथ दिया तो शायद तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरा शरीर इतना कमजोर इसीलिए है क्योंकि मैं बीमार हूं? हाँ कमल, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी, समझे? वैद्य के शब्दों से परेशान कमल मायूस होकर घर लौट गया। उसके चेहरे की उदासी देखकर रीना सब समझ गई। मेरे सिर पर हाथ रखो और बताओ, वैद्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियां खाओ, अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाऊंगा, और अब तो खेती का काम भी नहीं कर सकता। यह सुनते ही रीना चौंक गई और फूट फूट कर रोने लगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ, आज से आपको खेत में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खेत का सारा काम अब मैं और नेहा करेंगे। यह क्या बकवास है रीना? नेहा अभी सिर्फ 10 साल की है और मैं यूं ही घर पर बैठा नहीं रह सकता। अगली सुबह वह अपनी बेटी नेहा को लेकर खेत पर पहुंच गई। माँ, पिताजी खेत में काम क्यों नहीं कर रहे? और कल आप और पिताजी क्यों रो रहे थे? मैंने छिपकर सब देखा था। बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सब समझ जाओगी। अभी तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब हम दोनों को ही खेत में काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी को सख्त आराम की जरूरत है। एक दिन जब रीना और नेहा खेत में कड़ी मेहनत कर रही थीं, तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे देखो देखो, कौन खेत में काम कर रहा है? कमल घर पर पड़ा रहता है और तुमने माँ बेटी को खेत में झोंक दिया। क्या उसे शर्म नहीं आती? और तुम अपनी बच्ची से काम करवाती हो। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुखिया के कान में कुछ कहा। मुखिया यह सुनकर चौंक गया। माफ करना रीना, इतनी बड़ी बात हुई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुखिया जी, आपको बताने की हिम्मत कहाँ से लाती?
मेरा तो मन कांप उठता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। भगवान पर भरोसा रखो, कमल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है रीना ने मेरी बीमारी की बात बता दी। अरे चिंता मत कर कमल, मेरे दादाजी कहते थे फूलपुर के घने जंगल में एक नीलकंठ पक्षी रहता है जो इंसानों की तरह बात करता है। उसके पास एक जादुई फल का रहस्य है जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है। यह सुनकर कमल चौंक गया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आई, फिर वह फिर से उदास हो गया। ये तो कहानियां हैं, मेरे किसी काम की नहीं। मैं अपनी हालत जानता हूँ। नहीं कमल, तुम ठीक हो जाओगे, यकीन करो। उसी पल मुखिया और कमल के कानों में नेहा की आवाज आई। रीना और नेहा दरवाजे पर खड़ी थीं। नेहा की आंखों में आंसू थे। पिताजी, आपको क्या हुआ है? मैंने सब कुछ सुन लिया है पिताजी। अगर मुखिया जी कह रहे हैं कि वो नीलकंठ पक्षी फूलपुर के जंगल में है, तो मैं आपको वचन देती हूँ, मैं उस पक्षी को ढूंढ कर लाऊंगी। इतना कहकर नेहा घर से बाहर निकल गई। रीना उसे आवाज लगाती रही, लेकिन नेहा जंगल की ओर भाग गई। काफी देर तक भटकने के बाद भी नेहा को कोई नीलकंठ पक्षी नहीं दिखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। मुखिया जी तो कह रहे थे कि वह नीलकंठ पक्षी फूलपुर के जंगल में है, लेकिन मुझे तो यहाँ पक्षी का कोई निशान भी नहीं दिख रहा। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा। अरे नन्ही बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बात है, बताओ। मेरे पिताजी बीमार हैं, वो नहीं बचेंगे। उनका इलाज केवल नीलकंठ पक्षी ही बता सकता है। मेरे गांव के मुखिया ने बताया था कि उसे एक ऐसे फल का पता है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। जो होता है नियति के अनुसार होता है, पर हिम्मत मत हारो बेटा। मुखिया सही कहता है, नीलकंठ पक्षी है, पर वो मेहनत से नहीं किस्मत से मिलता है। तुम्हारी माथे की रेखाएं कहती है कि वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब नेहा घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके पिताजी कमल अब इस दुनिया में नहीं थे। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। रो मत मेरी बच्ची, माँ तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। अगले दिन कमल का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस दिन से नेहा और रीना अकेली पड़ गईं। समय बीतता गया और नेहा अब गंभीर और समझदार हो चुकी थी। 10 साल और बीत गए। एक दिन नेहा खेत में बैठी थी कि तभी जमींदार का बेटा विक्रम वहां आ पहुंचा और एक पत्थर मारकर एक पक्षी को घायल कर दिया। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कैसी हरकत है? अरे मुझे इसमें मजा आता है, बस इतनी सी बात है, और क्या। तुम नहीं समझोगे कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। इस घायल पक्षी का भी कोई परिवार होगा। जब वे इसे इस हालत में देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, तुम नहीं समझ सकते। जब हमारे सामने कोई अपना असहाय होता है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो मन में क्या बीतती है। अरे तेरे पिता को ही क्या, एक दिन सबको जाना है। यही तो दुनिया का नियम है, जो आया है वह जाएगा। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची है? नहीं बची। और अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो जाओ गांव के बीमारों को ठीक कर दो। नेहा गुस्से में अपने घर लौट आई। क्या हुआ नेहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? वो विक्रम था। उसने एक पक्षी को घायल किया और फिर मेरे पिता की मौत का मजाक उड़ाया। रीना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। यह देखकर नेहा घबराकर उसे उठाने लगी। नेहा ने तुरंत एक वैद्य को बुलाया और वो वैद्य नेहा की माँ की हालत देखकर उसे बताता है कि उन्हें वही रहस्यमयी बीमारी है जो उसके पिता को थी। ये क्या हो रहा है? ये वही बीमारी है जो मेरे पिता को थी। चिंता मत करना पिताजी, जब मैंने आपको खोया था तब मैं 10 साल की थी, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पर उस नीलकंठ पक्षी को ढूंढूंगी। वो नीलकंठ पक्षी केवल एक कहानी है बेटी। नहीं, और पहले जब मैं उस जंगल में ढूंढ रही थी तो मुझे एक साधु महाराज ने बताया था कि वह नीलकंठ पक्षी किस्मत से मिलता है। अगले दिन
नेहा उदास होकर अपने खेत में बैठी थी कि तभी वहाँ विक्रम आ पहुंचा। नेहा, क्या तुमने कभी नीलकंठ पक्षी देखा है? क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं, मेरी बात सुन। मेरे सामने से एक नीलकंठ पक्षी उड़ा। मैंने पत्थर मारा पर वह बिजली की तरह गायब हो गया। यह सब तुम्हारा वहम होगा। वो पक्षी तो होगा, लेकिन नीलकंठ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नीले रंग के पक्षी नहीं होते। नेहा तुरंत उठकर अपने खेत में इधर उधर देखने लगी। तब उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। नेहा ने देखा कि एक नीले रंग का पक्षी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। नेहा तुरंत उसके पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। कहीं यह वही नीलकंठ पक्षी तो नहीं जिसके बारे में हमारे गांव में कहानियां प्रसिद्ध हैं? हाँ, मैं वही नीलकंठ हूँ। गांव के एक लड़के ने मुझ पर पत्थर मारा। हाँ, तुम तो पक्षी हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं एक जादुई पक्षी हूँ। सुनो, पास की झाड़ियों में एक पौधा है, उसे पीसकर मेरे घाव पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। नेहा का डर कम हो गया। वह पौधा उठाकर उसे पीसने लगी और पक्षी के घाव पर लगाने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो पक्षी स्वस्थ हो गया और नेहा से बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तुमने मेरी जान बचाई नेहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे घर चलो, शाम होने वाली है और तुम्हें हमारे गांव के जमींदार के बेटे विक्रम से बचना होगा। वह तुम्हें फिर से पत्थर से मारेगा। हाँ, बिल्कुल चलो। नेहा चुपचाप नीलकंठ पक्षी को लेकर अपने घर चली गई। नेहा, ये पक्षी तुझे कहाँ से मिला? माँ, मैं हमेशा कहती थी ना कि फूलपुर के जंगलों में वो नीलकंठ पक्षी सचमुच है। कोई नहीं मानता था मेरी बात। यह वही नीलकंठ पक्षी है। यह इंसानों की तरह बात करता है। नेहा सच कहती है। मैं वही नीलकंठ हूँ जिसकी कहानियां बरसों से चली आ रही हैं। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा रोग ठीक करके रहूंगी, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैं हर उस रोग का इलाज ढूंढूंगी जिसका इलाज इस संसार में अब तक असंभव माना गया है। बताओ नीलकंठ, क्या तुम उस फल का पता जानते हो? वो फल जिसको खाने से कोई भी रोग समाप्त हो सकता है। हाँ, वो एक खास जीवन फल है, पर उसे पाना बहुत मुश्किल है। मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं वो फल प्राप्त करके रहूंगी। बस तुम मुझे उसके पास ले चलो। सोच ले नेहा, उस फल की परीक्षा है। असफल हुई तो कभी घर नहीं लौट पाएगी फिर। नेहा कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक निडरता चमक उठी। मुझे मंजूर है, बस तुम मुझे वहां ले चलो। मत जा नेहा, मत जा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। माँ, अब मैं रुकी तो औरों की उम्मीद भी रुक जाएगी। नीलकंठ उड़ चला और उसके पीछे पीछे एक नई आशा, एक नया इरादा लेकर नेहा चल पड़ी फूलपुर के घने जंगलों की ओर। नेहा और नीलकंठ धीरे धीरे जंगल की घनी छांव में प्रवेश कर गए। ये जंगल तो और भी डरावना लग रहा है। क्या हम सही दिशा में हैं? डर और दिशा अलग हैं। नेहा, तुम सही रास्ते पर हो। डर तो बस तुम्हारे मन में है। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा का रंग बदल गया। हर पेड़ जैसे आंखें गड़ा रहा हो। नेहा एक संकरी पगडंडी पर चल रही थी, जहां पैरों में कांटे चुभने लगे। आह, ये कांटे जैसे जानबूझकर रास्ता रोक रहे हो। यही पहली परीक्षा है, दर्द सहने की। जो डर गया वो फल तक नहीं पहुंच सकता। कुछ दूर जाकर रास्ता रुक गया। चारों ओर घने पेड़ों ने रास्ता रोक रखा था। तभी एक पुराना पेड़ अचानक बोलने लगा। नेहा, आगे बढ़ना है तो 3 नाम बताओ जो तुम्हें सबसे अनमोल हैं। गलत जवाब दिया तो यहीं कैद हो जाओगी। मेरी माँ, मेरे पिताजी और मैं खुद। सही जवाब। जाओ, पर अगली परीक्षा और कठिन है। नेहा अब हर कदम के साथ खुद को पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट महसूस कर रही थी। लेकिन परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ देर बाद नेहा एक चमकते तालाब के सामने खड़ी थी। उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तू क्या कर रही है? तुझसे नहीं होगा। तू तो खुद के पिता को भी नहीं बचा पाई। हाँ, तब मैं छोटी थी, पर अब मैं डर कर नहीं, उम्मीद से चल रही हूँ। जब तुम अपने डर को देखकर उससे बात कर लो
तभी रास्ता खुलता है। तालाब रोशनी से चमक उठा और रास्ता खुल गया। सामने एक प्राचीन दीवारों से ढकी जगह थी, लेकिन उसके द्वार पर एक पत्थर जैसा दिखने वाला सांप बैठा था। यह अंतिम परीक्षा है। यह नाग तुम्हारे संकल्प को परखता है। सिर्फ सच बोलना, वरना यह जीवित हो जाएगा। हाँ नेहा, तुम्हारा मकसद सिर्फ माँ को बचाना है या फिर कुछ और? मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ, पर साथ ही मैं हर उस व्यक्ति की मदद करना चाहती हूँ जिसका कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं बची। सांप पत्थर से रेत में बदल गया। अगले ही पल नेहा के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक जीवन फल प्रकट हो गया। हाँ, यही तो वो जीवन फल है जो हर बीमारी ठीक कर सकता है। हाँ, तो अब मैं अपनी माँ को बचा सकती हूँ। नेहा नीलकंठ पक्षी के साथ गांव की ओर लौटने लगी। जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंची, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। झाड़ियों के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? मैं बरसों से बीमार था। मेरी कमजोरी की वजह से मेरे पिताजी मुझे कमजोरी समझते थे। मैं काम नहीं कर सकता था, इसीलिए घर छोड़कर जंगल आ गया। पर मैं जीना चाहता हूँ, मजबूत बनना चाहता हूँ, उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। नेहा चौंक गई। तभी नीलकंठ पक्षी बोला, नेहा, इसकी मदद करो। यह जीवन फल, इसे खिला दो। नेहा नीलकंठ पक्षी की ओर देखने लगी। तभी जीवन फल के भीतर से आवाज आई, सोच में क्यों नेहा, तुम्हारी माँ बीमार हैं तो यह युवक भी। संसार में हजारों लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। नेहा गहरी सोच में डूब गई। उसने युवक को फल दे दिया। इसे तुम खा लो। मैंने तो अपनी माँ के साथ आधा जीवन बिता लिया है, लेकिन तुम शायद जन्म से ही सुख से वंचित रहे हो। तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। अगले ही पल युवक उठ खड़ा हुआ और रंग बिरंगी किरणों में बदलकर उसी साधु में परिवर्तित हो गया जो बरसों पहले नेहा को मिला था। तुमने यह जीवन फल अपनी मेहनत, लगन और निस्वार्थ भाव से पाया है। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। आप कौन हैं? मैं उस लोक का रक्षक हूं जहां से यह जीवन फल आया है। बच्चे, यह सिर्फ उन्हें मिलता है जो लालच छोड़कर दूसरों की भलाई करते हैं। वो तुम हो। इस जीवन फल का एक टुकड़ा अपनी मां को खिला दो, वह ठीक हो जाएंगी। और यह हर बार खाने के बाद फिर से उगाता है। जब तक तुम्हारा मन लालच से मुक्त रहेगा, तब तक। नेहा नीलकंठ पक्षी के साथ गांव लौट आई। नेहा ने जैसे ही जीवन फल का छोटा सा अंश अपनी माँ को खिलाया, वह चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गई। अरे, नेहा की माँ तो ठीक हो गई। अरे, ये तो चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार। जब यह खबर जमींदार के बेटे विक्रम को मिली, तो वह क्रोधित हो उठा। ओह, तो यह वही नीलकंठ पक्षी है जिसे मैंने पत्थर मारा था। वो मेरा था, मेरा, और वो फल भी मैं छीन लूंगा। विक्रम गुस्से में नेहा के घर पहुंचा। ए नेहा, मेरी बात ध्यान से सुन। यह तुम्हारा नीलकंठ पक्षी और वो फल सब कुछ मेरा है। अभी के अभी दे दो, वरना मैं छीन लूंगा। विक्रम, ये क्या बदतमीजी है? अबे हट जा, आज मेरी मर्जी चलेगी, समझा? विक्रम ने नेहा को धक्का दिया और फल छीनने की कोशिश करने लगा। तभी उसका एक नौकर वहां दौड़ता हुआ आ पहुंचा। विक्रम भैया, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं। शायद उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। जल्दी चलिए। विक्रम के हाथ कांपने लगे और वह रो पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता की मदद करूंगी। क्या? क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं जरूर मदद करूंगी। पर मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि पछतावा तुम्हें छू गया है। नेहा ने जमींदार की हवेली जाकर जमींदार को जीवन फल का अंश खिलाया। वह भी चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गए। विक्रम उस दिन से बदल गया। नीलकंठ पक्षी नेहा का सच्चा दोस्त बन गया और फिर नेहा ने अपने जीवन को बीमारों के इलाज में उस फल के द्वारा समर्पित कर दिया।